हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने क्लास 10 सीबीएसई का बायो का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो बायोलॉजी में है वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट जो है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना है या डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है उसको पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हाट? सबसे पहले ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है? ब्रीदिंग इज बेसिकली जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, दैट्स इट। हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, CO2 बाहर छोड़ेंगे। ब्रीदिंग में बस उतना ही आता है। उसके बाद जो काम शुरू होगा वो गैसेस का मूवमेंट होगा सेल्स तक। सेल्स तक जब गैसेस पहुंच जाएंगी, गैसेस इन द सेंस सिर्फ ऑक्सीजन, सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो वहां पे जो प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, उसका होगा ब्रेकडाउन। जब वो ब्रेकडाउन होगा तो वो CO2, वाटर और एनर्जी फॉर्म करेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर दो स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ब्रीदिंग में आ गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंच जाएगी तो जो वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा CO2, वाटर और एनर्जी। अब जो ये रेस्पिरेशन है ये डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी उस टाइम पे रेस्पिरेशन को कहा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो उस टाइम पे कहा जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो टाइप में कैटेगराइज है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक वो जब ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो हम हर टाइम सांस ले रहे हैं, प्लांट्स हर टाइम सांस ले रहे हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसपे जनरल CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और 38 ATP बनेंगे, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट है एनर्जी का। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होगा जब ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उतना अवेलेबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर एनिमल्स की बॉडी की हम बात करते हैं तो उनकी बॉडी में बनेगा लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? ये एक्यूमुलेट हो जाएगा और मसल क्रैम्प्स कॉज करेगा। तभी एथलीट्स जब भागते हैं और नेक्स्ट डे या हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारी मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है? जब हम भाग रहे थे, हम वर्कआउट कर रहे थे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, उतनी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हुई तो हमारी मसल्स ने एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर दिया। और जब एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर दिया तो मसल्स में हमारी क्या बन गया? मसल्स में बना लैक्टिक एसिड, जिसका एक्यूमुलेशन जो है बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स के केस में। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में इथेनॉल बनता है अगर प्लांट्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो वो कब होता है? जब रूट्स सॉइल में प्रेजेंट है और एक प्लांट जो है वो पॉटेड प्लांट है और वो पूरा पानी से कवर्ड है, मतलब उसकी रूट्स को इतना स्पेस नहीं मिल पा रहा कि वो इजीली रेस्पायर कर ले। तो उस कंडीशन में रूट्स क्या करेंगी? एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देंगी और प्लांट के अंदर बन जाएगा इथेनॉल, जो उसको नुकसान पहुंचाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, चैप्टर आगे देखते हैं क्या है, प्लांट्स के अंदर कैसे कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग फॉर्म्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। कंपाउंड्स आर टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कंपाउंड मींस ग्लूकोज बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, and this energy is subsequently utilized for all essential functions by the organism. By definition, the process by which food components are oxidized in the cells to release energy is known as respiration. तो वो प्रोसेस जिससे फूड कंपोनेंट्स क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसको कहा जाएगा रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का है? 2 टाइप का है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं। सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन आया है, तो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म डज नॉट अपटेक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देयरफॉर respiration in which oxygen does not involve to release energy is called anaerobic respiration. The amount of released energy is much less than aerobic respiration. तो जितनी एनर्जी एरोबिक में बनती है, एनारोबिक में बहुत कम एनर्जी बनती है। Most common organism in which anaerobic respiration takes place are bacteria, yeast, ascaris, liver flukes, etc. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इन ऑर्गेनिजम्स में होती है और एनर्जी कंटेंट बहुत कम बनता है। नेक्स्ट, इवन सम टाइप्स ऑफ मेमेलियन सेल्स जैसे मसल्स दैट डू नॉट टेक मच ऑक्सीजन ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क एंड एरिथ्रोसाइट्स व्हिच लैक माइटोकॉन्ड्रिया कैरी ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उस टाइम पे वो एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे। तो इक्वेशन आ गई एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब इसमें क्या हो रहा है? ग्लूकोज है, एंजाइम की प्रेजेंस में इथेनॉल बन रहा है, ये हमारे प्लांट्स की कंडीशन है, प्लस CO2 एंड एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक का मतलब ही वही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में या ऑक्सीजन की कमी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। एट द एंड ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of pyruvate. These reaction also produce 2 molecules of ATP. तो 2 ATP molecules बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड में। Glycolysis takes place in all organism. It is the initial phase of respiration, both aerobic and anaerobic. तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो पहला स्टेप दोनों के अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस से हमारा पायरुविक एसिड बनेगा। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया एंटर करेगा और वहां पे डिपेंड करेगा ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंगली इस पे काम होगा। आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इट्स प्रोडक्ट पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence or absence of oxygen. तो glycolysis is the final phase of anaerobic respiration. तो anaerobic respiration अगर हम एनिमल्स में देखें तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी जो बनती है वो सिर्फ 2 ATP बनती है। क्लियर हो गई बात? तो एरोबिक और एनारोबिक में ये डिफरेंस है। एरोबिक में जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस मैंडेटरी है, एनारोबिक जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। एरोबिक में 38 ATP बनेंगे, एनारोबिक में सिर्फ 2 ATP बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स। सबसे पहले इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट यीस्ट कन्वर्ट्स pyruvate into ethanol and CO2. Bacteria that do not have mitochondria convert pyruvate into lactic acid. Muscles, यहां आया एक पंच। ह्यूमन बॉडी में पंच क्या है? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। कब? जब ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज करेगी उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और बाहर से उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। तो उस कंडीशन में मसल्स हमारी एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती हैं और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है एंड होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड क्या होता है? नेक्स्ट डे मसल में क्रैम्प्स कॉज करता है और हमें पेन होता है। तो क्रैम्प्स किस वजह से बनते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर एक हॉट वाटर बाथ ले लिया जाए तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, इसीलिए मसल क्रैम्प्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो यही लिखा है, मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर ओवरवर्क्ड और वर्क हार्ड, ब्लड इज अनेबल टू सप्लाई लार्ज अमाउंट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी थ्रू एरोबिक पैटर्न. In this condition, pyruvate can be converted into lactic acid, which causes pain. तो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन जो है वो बॉडी के अंदर पेन कॉज करेगा। आगे देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में।
aerobic, it is that which involves the uptake of molecular oxygen. It is called aerobic respiration. In this process, carbohydrates of food are completely oxidized and produce CO2. अब ऑक्सीजन अवेलेबल है, अब फूड जो है वो कंप्लीटली अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा और खूब सारा अमाउंट ऑफ एटीपी बनेगा प्लस CO2 एंड वाटर विद वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन. ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स will give CO2, water and energy. तो ये क्या है, हमारा सिंपल सा एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है. आगे बढ़ते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the mitochondria. पायरुवेट enters the mitochondria after glycolysis. ये वाले स्टेप्स हमारे साइटोप्लाज्म में होंगे, फाइनल स्टेप्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे. तभी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. The oxidation of pyruvate begins with series of reaction. The products of these reaction include CO2, water, and large amount of energy. 38 molecules of ATP are formed in aerobic respiration. Hence, energy generated is much greater than anaerobic respiration. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? Why mitochondria is known as powerhouse of the cell? इसके पीछे भी एक रीजन है. जब रेस्पिरेशन के दौरान इनिशियल स्टेप्स हमारे साइटोप्लाज्म में हो जाएंगे और जब पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में तो फाइनल एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आगे बढ़ते हैं. इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा ADP को ATP में. तो ADP जो है उसमें PI ऐड होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और वो एनर्जी करेंसी ATP में कन्वर्ट हो जाएगा. When ATP reacts with water, energy is produced. This energy is used to drive biological process that are endothermic. मतलब जो एनर्जी हमारी बॉडी में बनेगी वो सारे प्रोसेसेस को पूरा कवर करने में हमको हेल्प करेगी. आगे देखते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अब मैं अगर प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली रेस्पायर करते हैं. उनके अंदर कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके अंदर प्रेजेंट है. डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे. और प्लांट और ह्यूमन के रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस है, देख लेते हैं. प्लांट्स गेट दिस द एनर्जी बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. They also use oxygen of air for respiration and release CO2. Thus, respiration in plants involve exchange of oxygen and CO2. So, oxygen and CO2 are called respiratory gases. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लांट का रेस्पिरेशन और एनिमल का रेस्पिरेशन 3 तरीकों में फर्क है. सबसे पहले, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जितने भी हैं ये इंडिविजुअली रेस्पायर करेंगे, लेकिन एनिमल जो है वो सिंगल यूनिट की तरह रेस्पायर करेगा. During respiration in plants, there is little transport of respiratory gases from one part of the plant to another. On the other hand, respiratory gases are transported over long distance in animal. तो plants में क्या है, थोड़ा बहुत मूवमेंट है डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन एनिमल्स के अंदर पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट है जो कि गैसेस को लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे. लास्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर एट अ स्लो रेट, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो मच फास्टर रेट पे होगा. तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं रेस्पिरेशन में प्लांट्स और एनिमल्स में. इनको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं. प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन से मिलेगा. अब कैसे कैसे डिफ्यूजन होगा, अलग अलग पार्ट्स कैसे कैसे रेस्पायर करेंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले रूट्स. तो रूट्स में जो सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो रूट हेयर के थ्रू अंदर जाएगी. तो मेन रूट जो प्लांट की है उसके अंदर टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. मिलियंस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. अब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, आपकी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेंगे. कैसे? बाय डिफ्यूजन. Root hairs are in contact with the air
Oxygen diffuses into the root hair and reaches all the other cells for respiration. Similarly, CO2 जो है जो बनी होगी वो रूट हेयर के थ्रू बाहर चली जाएगी. नेक्स्ट बढ़ते हैं. स्टेम्स. स्टेम्स के पास स्टोमेटा प्रेजेंट है. स्टोमेटा आपको पता है क्या है? ये माइन्यूट ओपनिंग्स हैं जो कि लीफ के नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट है. तो ये ओपनिंग्स क्या करेंगी? ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेंगी. CO2 ये अब्सॉर्ब करेंगी, ऑक्सीजन रिलीज करेंगी, लेकिन दिन के टाइम पे. देख लेते हैं. स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा. सो गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. अगर हम अब ये जो स्टोमेटा है ये सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट है. अगर मैं वुडी पार्ट्स की बात करती हूँ तो वुडी पार्ट्स डू नॉट हैव स्टोमेटा. उनके पास लेंटिसेल्स प्रेजेंट हैं. लेंटिसेल्स क्या है? छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जो कि वुडी एरिया में प्रेजेंट हैं. ये हर टाइम खुली रहती हैं और हर टाइम गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है. लास्ट आ गया लीव्स. तो लीव्स के पास भी हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं? गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. आगे बढ़ते हैं. रेस्पिरेशन इन लीव्स. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रेस्पिरेशन इन लीव्स टेक्स प्लेस occurs during daytime as well as at night. On the other hand, photosynthesis occurs only during daytime. Due to this, net gaseous exchange in leaves of the plant are as follows. तो क्या है? अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन हमारा दोनों टाइम चल रहा है, पूरे टाइम चल रहा है. प्लांट्स भी ब्रीथ कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और CO2 भी बन रही है. लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ दिन के टाइम पे बन रहा है. तो दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट्स को इतना ज्यादा CO2 चाहिए कि जो रेस्पिरेशन से CO2 निकल रहा है वो भी यूज हो रहा है, प्लस जो बाहर से भी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है. और ऑक्सीजन इतना बन रहा है कि प्लांट रेस्पायर भी कर रहा है और हमें भी दे रहा है. तो मॉर्निंग टाइम पे जो एक्सचेंज होगा वो CO2 उस टाइम पे अंदर आएगी और ऑक्सीजन है उस टाइम पे बाहर जाएगी. लेकिन रात के टाइम पे प्लांट सिर्फ और सिर्फ रेस्पायर कर रहे हैं. उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है. तो रात के टाइम पे वही होगा जो हम करते हैं. हम भी CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स भी CO2 छोड़ते हैं, और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं. इसीलिए दिन और रात का जो नेट एक्सचेंज है वो ऐसे है. नेट एक्सचेंज ड्यूरिंग डे टाइम, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, CO2 अंदर आएगी. लेकिन नाइट में ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी. तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स में दिन और रात में क्या डिफरेंस है, गैसेस का एक्सचेंज क्या क्या होता है. आगे देखते हैं. स्टेप्स फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीड्स में भी होगा. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया है, where it is converted into acetyl coenzyme with the release of CO2. अभी तक हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, वो ग्लाइकोलिसिस हमारा साइटोप्लाज्म में हुआ. साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड बन गया. अब पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि दोनों में होगा, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी. अब जब वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया एंटर किया है, वहां पे वो कन्वर्ट होगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है. अब एसिटाइल कोएंजाइम है, TCA एसिड एंटर करेगा या क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी. NADH एंड FADH2 रिलीज होंगे. एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ATP. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा. एसिटाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल एंटर करेगा और फाइनली हमारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. The electrons move through the system, releasing enough energy that is trapped to synthesize ATP. Plants require oxygen for respiration and give out CO2. तो ये होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. एसिटाइल कोएंजाइम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आगे की साइकिल ऑपरेट करेगी. आगे देखते हैं. There are several reasons why plant can survive without respiratory organs. Respiratory organs नहीं है
तब भी प्लांट सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? बहुत कम अमाउंट ऑफ गैसेस है जो कि ट्रांसपोर्ट होनी है एक पार्ट से अनदर। सेकंड, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। थर्ड, रेस्पिरेशन रेट इन रूट, स्टेम्स एंड लीव्स इज मच लोअर देन एनिमल्स, तो उनमें रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम है। Rate of respiration in plants, different tissues and organs respire at different rates. In this course, developing buds, अब वो डेवलप हो रही है, उनका रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा। वेजिटेटिव ऑर्गन्स का रेस्पिरेटरी रेट कम होगा। अगर हम स्टेम्स की बात करें तो उनका कम है, वेयर एज रूट्स और लीव्स का रेस्पिरेटरी रेट जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो ये है फैक्टर्स जिन पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन कुछ कुछ डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंट के कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन के रेट को मैटर करते हैं? सबसे पहले आ गया टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैन अफेक्ट प्लांट रेस्पिरेशन सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑक्सीजन तो एक मेजर पार्ट है। ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो प्लांट रेस्पायर करेगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो प्लांट रेस्पायर नहीं करेगा। बिकॉज the overall role of respiratory process is most important. The respiration rate decreases if atmospheric oxygen concentration is below 5% for whole organs of the plant body. तो अगर 5% से कम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो प्लांट का रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, CO2. CO2 has a limited direct inhibitory effect on respiration at artificially high concentration of 3 to 5%. Therefore, high concentration of CO2 inhibit the rate of respiration. अगर CO2 जो है ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो घट जाएगा। लास्ट आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 to 40 डिग्री। तो ये 35 to 40 डिग्री का टेम्परेचर जो है एंजाइम्स को हाईली एक्टिवेटेड रखता है। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी घट जाएगी और वो पूरे प्रोसेस को रोक देंगे। तो देख लेते हैं। It increases with increase in temperature between 0 and 30, reaches its peak at 40 to 50. At higher temperature, it decreases again due to inactivation of respiratory mechanism. तो अल्टीमेटली एंजाइम्स जब काम नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देख लिया हमने कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कैसे कैसे रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमारा एंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम मिलेंगे जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स डिटेल में करेंगे, पूरे उनके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी पाथवे पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।